कितने लोगों ने कहा 10 हमारे ग्रुप थे और हमें तो नाव वालों ने संगम में ले जाकर के स्नान करवा दिया था। तो मैंने कहा नाव वाले ले जा रहे थे तो आप लोग हर ग्रुप को ले जाने में कितना पैसा लग रहा था? उन्होंने कहा साहब देखिए, वे हम लोगों से हर ग्रुप से 2-2 हजार रुपया लेते थे और हमें नहा करके स्नान करा के आते थे। और आप सोचिए कि मैंने कहा कितने का 2 घंटे के अंदर हम लोगों ने अपना स्नान पूरा कर लिया था, तो 20,000 रुपये तो यही हो गए उन लोगों से। अब 2 घंटे में 20,000 रुपये जो कमा रहा है, सुबह 4 बजे से ही उनके द्वारा स्नान का कार्यक्रम प्रारंभ होता है, तो सायंकाल तक 50,000 रुपये कमाना उनके लिए कोई कठिन काम नहीं था। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यह न कमाया हो, और उसका बृहद आर्थिकी पक्ष है जिसको लेकर के आर्थिक विशेषज्ञ अपने अनुसार अनुमान लगा रहे हैं। हमारा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इससे अंतर आने वाला है। ये विरासत को विकास के साथ जोड़ने का परिणाम है, और यह विजन दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, देश को दिया है। ये केवल उत्तर प्रदेश जो कि उसकी आत्मा है, तो उत्तर प्रदेश में सभी स्थल हैं, इन क्षेत्रों से तो ही रहा है, लेकिन दुनिया, पूरा देश इससे अभिभूत है। और दुनिया ने इस महा चमत्कार को देखा है जो महाकुंभ ने दुनिया को दिया है। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए मित्रों से कहना चाहता हूं, भारत की विरासत पर आप गौरव की अनुभूति नहीं करते? कम से कम जिनके नाम पे आप राजनीति करते हैं उनके विचारों को ही मान लेते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस बात को कहा था कि भारत की एकात्मता के 3 आधार हैं, श्री राम, श्री कृष्ण और शिव शंकर, भगवान शिव। जब तक भारत की जनता इन 3 देव महापुरुषों के प्रति श्रद्धा का भाव रखेगी, तब तक भारत को भारत बने रहने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की ताकत भारत का भाग माना नहीं जा सकता। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रखर समाजवादी थे। वे हमारी विचारधारा से जुड़े हुए नहीं थे, हां कांग्रेस के विरोधी थे, अपने मुद्दों पर लड़ते थे। आज समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के विचारों से कितनी दूर भाग चुकी है। आज राम को, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना ये समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। और दुर्भाग्य है कि इन्होंने आदर्श किसको माना है? यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को अब ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हां, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग तो औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें। और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रौंदने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था। कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा।
और साझा ने भी अपनी जीवनी में लिखा है, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को कोसते हुए उसने लिखा कि तुमसे अच्छा तो ये हिंदू है जो जीते जी तो अपने बुजुर्ग मां बाप की सेवा करता है, मरने के बाद श्राद्ध तर्पण के माध्यम से वर्ष में एक बार उन्हें जल देता है। तुम तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दी हो। अब समाजवादी पार्टी यह तय करे ये पटना की खुदाबंद ये समाजवादी पार्टी का नेता आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को उसको बाहर निकाल देना चाहिए बाहर, या यहां बुलवाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। महोदय, यह वर्ष और भी महत्वपूर्ण है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान के शिल्पी बनकर के भारत को एक संविधान दिया, भारत के संविधान को अंगीकार करने का यह अमृत महोत्सव वर्ष भी है। और मैं एक बार और फिर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने कभी भी एक बार नहीं, 3-3, 4-4 बार इन्हें शासन करने का अवसर मिला, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे एक भी संस्था खड़ी नहीं की, बल्कि उनके नाम पर बनी हुई संस्थाओं को नाम हटाने का काम किया। ये लोग संविधान की बात करते हैं, यानी उन्होंने केवल कन्नौज का ही नहीं, सामाजिक न्याय के तमाम पुरोधाओं का नाम मिटाने का काम किया था। इस संविधान की वो प्रति लेके घूमते हैं, ये पीडीए की बात करते हैं। किस पीडीए की बात कर रहे हैं आप? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे कोई संस्था समाजवादी पार्टी ने खड़ी की हो? हम तो कह सकते हैं बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पंचतीर्थ का निर्माण करवाया। लखनऊ में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण कर रही है। हम दलित बच्चों को वहां से स्कॉलरशिप की सुविधा भी देने जा रहे हैं। अंबेडकर महासभा अभियान को लेकर के आगे बढ़ रही है। सामाजिक न्याय के इन महापुरुषों के बारे में सावित्रीबाई फुले के नाम पर लखनऊ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में हमारी सरकार ने छात्रावास बनाया, जिससे दलित बच्चे पढ़ सके। हमारी सरकार ने कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो नामकरण आप लोगों ने हटाया था, हम लोगों ने फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से
और इस बार के बजट में भी हम लोगों ने सामाजिक न्याय से जुड़े हुए इन सभी पुरोधाओं का आखिरी मकान 56 लाख मकान बने। बैठिए बैठिए लाल बिहारी आप देते हैं लाल तो बिहारी जी आप ये अच्छी परंपरा नहीं है। लाल बिहारी जी ये अच्छी परंपरा नहीं है। ये टोका टोकी की बात अच्छी नहीं है। लाल ये आपने लाल बिहारी जी आपने जो पैसा दिया वो केवल समाजवादी पार्टी के कैडर को दिया था, अपने कार्यकर्ता को दिया था, किसी दलित को नहीं दिया था, किसी वंचित को नहीं दिया था, किसी गरीब को नहीं दिया था, किसी किसान को नहीं दिया था। आप कर रहे हो ना, हम तो कर ही देंगे, हमारा श्वेत पत्र तैयार है। लेकिन हम जानते हैं कि आपके कारनामे ऐसे हैं, आपके कारनामे ऐसे हैं कि आप लोगों को आना ही नहीं है, तो काहे आप लोगों को हाईलाइट कर रहे हैं। बैठिए बैठिए डॉक्टर मान। अरे राजापुर की बात मत करिए, मैं कह रहा हूँ पर्यटन विकास की दृष्टि से आप बैठिए डॉक्टर मान। अभी हम विकास की चर्चा करने जा रहे हैं महोदय। ये कभी भी नहीं चाहते, और यह वर्ष जब हम लोग भारत के संविधान को स्वीकार कर लागू करने का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहे, 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस आयोजन को कर रहे हैं, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का वर्ष भी है, और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने का, जिन्होंने 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में देशवासियों को दिया। हर वर्ष ये आयोजन हो रहे हैं, और इसीलिए इस आयोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता, सरकार ने तय किया है कि अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए जो भी छात्रावास बनेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर ही हर जनपद में हम बनाने का काम करेंगे। हमारी सरकार ने तय किया है, इस बजट में हम इसका उल्लेख करेंगे अभी आने वाले उस पे। इसमें सरकार यह वर्ष लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती वर्ष भी है। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम 7 स्थानों पर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी देने जा रहे हैं। ये अहिल्याबाई होलकर के नाम पे सभी पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर यह वर्ष लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती वर्ष भी। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हर जनपद में 100 एकड़ क्षेत्रफल में हम लोग एक एम्प्लॉयमेंट जोन बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ऐसी अनेक योजनाओं को लेकर आए हैं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। भगवान बिरसा मुंडा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। जनजातीय समाज को एक नई दिशा दी थी उन्होंने। विदेशी ताकतों के खिलाफ लड़े थे। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम लोगों ने उनके नाम पर इमलिया कोडर बलरामपुर में पहले से ही एक म्यूजियम बनाया है, जनजातीय म्यूजियम, और ऐसे मिर्जापुर और सोनभद्र में भी इस प्रकार के म्यूजियम के निर्माण के कार्यक्रम को हमारी सरकार आगे बढ़ाने जा रही है। सरकार का कार्यक्रम अपने विरासत को आगे बढ़ा करके एक सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी और लोक मंगल की कामना के बजट को लेकर के आगे आना था, और सरकार ने इन सभी महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अटल जी की स्मृति को, यह वर्ष अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष भी है, हमने शहरी हर नगर निकाय में एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है जो सदैव अटल जी को समर्पित है। उसको बनाने के कार्यक्रम को हमने जोड़ा है, बजट में इसके लिए प्रावधान किया पैसे की। महोदय, यह हमारा सौभाग्य है कि हमारी सरकार ने 9वां बजट प्रस्तुत किया है। 9 बजट में हर बजट की अपनी एक थीम थी, और थीम पहला बजट अन्नदाता किसान को समर्पित था। जब 2017 में हम लोग आए थे
किसान की कर्ज माफी से लेकर के अनेक योजनाएं उनके लिए घोषित की थी। और आज मैं कह सकता हूं, जब मैं कुछ आंकड़े दूंगा तो आप देखेंगे कि कितना गुना अधिक पैसा किसान को आज प्राप्त हो रहा है। हमने दूसरा बजट प्रस्तुत किया था। याद रखना, सत्र के पहले प्रदेश का अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था। आज अन्नदाता किसान खुशहाल है। उसके बारे में हम आगे बताएंगे भी। दूसरा बजट हमने प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास को समर्पित किया था, जो किसी भी विकसित राज्य के या विकसित देश की एक आधारशिला बनती है और ये नए रोजगार का सृजन भी करता है। हमने इसको समर्पित किया था। तीसरा बजट प्रदेश की मातृशक्ति को समर्पित किया था। महिला सशक्तिकरण को लेकर मिशन शक्ति के कार्यक्रम को भी सरकार ने इस वर्ष लॉन्च किया था। चौथा बजट युवा शक्ति को समर्पित किया था और इसमें स्वामी विवेकानंद स्कीम के अंतर्गत 2 करोड़ युवाओं के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया था और प्रदेश में अनेक रोजगार के अवसर सृजित करने के नए नए कार्यक्रमों को हमने आगे बढ़ाया था। 21-22 का बजट स्वावलंबन से सशक्तिकरण की थीम पर, 22-23 का अंत्योदय से आत्मनिर्भरता के लेकर के, 23-24 का त्वरित समावेशी और समग्र विकास को समर्पित था। 24-25 का अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के प्रकटीकरण, 500 वर्षों के बाद पुनः रामलला का विराजमान होना, राम राज्य की अवधारणा को लेकर के कि लोक मंगल की कामना के साथ यह बजट हमने प्रस्तुत किया था। और 25-26 का बजट सर्वे संतु निरामया, इस भाव के साथ वंचित को वरीयता, इस भाव के साथ यह बजट प्रस्तुत किया गया। और महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वंचित को वरीयता, आपने देखा होगा कि सरकार ने जो कदम बढ़ाए, केंद्र में 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे और प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में किए गए प्रयास से 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठने में मदद मिली है। बजट में हम लोगों ने अंत्योदय से एक उन्नत अर्थव्यवस्था के रूप में, ईज ऑफ लिविंग से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक, कृषि से लेकर के गरीब कल्याण तक, आस्था से आजीविका तक, शिक्षा से स्वावलंबन तक, संस्कृति से समृद्धि तक और महिला सशक्तिकरण के संकल्प को हम लोगों ने सम्मिलित करते हुए एक विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला इसके माध्यम से हम लोग रखेंगे। यह हम लोगों ने इस बजट में इस थीम के साथ काम करना प्रारंभ किया है और इस आधार पर लगभग इस बार का जो हमारा बजट है, जो यहाँ पे माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में यहाँ पे कहा होगा कि 8,08,736 करोड़ रुपए की का यह बजट हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को समर्पित किया है। इसमें अगर आप देखेंगे 16-17 की तुलना में यह लगभग 2.5 गुना बढ़ा है और 24-25 की तुलना में लगभग 10% अधिक है। बढ़ा हुआ बजट का आकार ये केवल एक व्यय नहीं है, बल्कि अंतिम पायदान पर विकास की पहुंच, उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आम जन के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक विकास को तेज करने की एक ईमानदार प्रतिबद्धता को दोहराने का कार्य कर रहा है। और सरकार ने उन्हीं भावों के साथ इस बजट को प्रस्तुत किया है, जिसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों ने इसके माध्यम से दी है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब बुनियादी ढांचागत विकास के लिए। ये विकास की गति को तीव्र करता है, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है और रोजगार के अनेक अवसर का सृजन करता है। और यह एक बड़ी राशि उत्तर प्रदेश के बजट में हम लोग प्रस्तुत करते आए हैं। अगर 16-17 की तुलना में हम देखेंगे
तो प्रति व्यक्ति आय को हमें दोगुने से अधिक करने में सफलता प्राप्त हुई है। महोदय, आज उत्तर प्रदेश हर दिशा में आगे बढ़ा है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे समाजवादी पार्टी के मित्रों को इस बात के लिए परेशानी होती है कि आप बजट का दायरा क्यों बढ़ा रहे हैं। देखिए, बजट के दायरे को ही नहीं बढ़ाया जाता है, बल्कि अपने घाटे को भी नियंत्रित किया जाता है। और राजकोषीय अनुशासन का, वित्तीय अनुशासन का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है, जिसके लिए रिजर्व बैंक ने भी एक लिमिट तय की हुई है कि आप इससे ज्यादा जो आपका कुल जीएसडीपी होगा उससे आप कितना पैसा उधार लोन दे सकते हैं, वो लिमिट तय है। और सरकार का जो यह जीएसडीपी का जो हमारा राजकोषीय घाटा है 3% से कम है, 3% यानी 2.97% है, जिसको हम कांस्टेंट रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि हम बजट का दायरा बढ़ा रहे हैं। और यह तब है कि जब पिछले 8 वर्ष में सरकार ने कोई नया टैक्स उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन पे नहीं लगाया, बल्कि डीजल और पेट्रोल पर जो पहले से वैट था उसको कम किया है। बिना टैक्स बढ़ाए बजट का दायरा बढ़ा देना, बिना टैक्स लगाए इंफ्रास्ट्रक्चर के नए युग में प्रदेशवासियों को पहुंचा देना, यह अपने आप में सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है, पॉलिटिकल विल पावर को दिखाता है। सरकार ने वो दिखाने का प्रयास किया कि हां, हम भ्रष्टाचार पर प्रहार करेंगे, लीकेजेज को रोकेंगे, और लीकेजेज को रोकने का परिणाम है कि आज हम बजट के दायरे को बढ़ाने में भी सफल हुए हैं। विकास के लिए पैसा दिया है, लोक कल्याण के लिए पैसा दिया है, और हर एक विभाग की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए सरकार ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया है। अरे लाल बिहारी जी, आ रहा हूं, जबरदस्ती लिखवा अच्छा रहे हैं बात अपना नाम आपने आप। कही है, तो अच्छा रोकने वालों को जब अपना नाम क्यों लिखवाते हैं? आपका बजट था 3 लाख करोड़ था, तो आपका जो खर्चा होता था वह भी 60 से 65% तक ही मात्र खर्च हो पाता था। आप उसको पीएलए में डालते थे, जिससे अगले बार फिर उसमें लूट हो सके। हमने पीएलए की स्कीम बंद करवाई, हमने कहा ये वापस राजकोष में जाएगा। और याद रखना, आज बजट का दायरा 8 लाख करोड़ से ऊपर का पहुंच चुका है, और ये खर्चा